देखो ऐसा ऐसा होता है कि हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कुछ इस टाइप से। कंडक्टिविटी वर्ड आएगा इसमें। ये वर्ड तुम्हें सारे क्लियर होने चाहिए। कंडक्टेंस, फिर इसमें एक वर्ड आएगा मोलर कंडक्टिविटी। ये आ जाते हैं सब समझ में। ये पहले वालों से तो आसान ही होते हैं। अब आगे तो चैप्टर पहले वालों से तो सारे आसान ही है। अब देखो, माइक बंद कर लो अपना। एक बच्चे का खुला है, शायद जिसने एंट्री की थी अभी उसी का ही खुला है। अब देखो, आपको मालूम है कि जब हम पानी लेते हैं, पानी से ही स्टार्ट करते हैं, तो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जो प्योर H2O होता है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनका बहुत अच्छा जानकार तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे को फिर भी बहुत सारी बातें पता है। अब देखो, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो कोई एसिड होता है, या वो कोई बेस होता है, या वो कोई सॉल्ट होता है, जैसे NaCl, सॉल्ट टाइप। तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाकर आयन प्रोड्यूस कर देता है, बहुत सारे कैटायन, बहुत सारे एनायन। ये एक सिंपल सी थ्योरी है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, इसका कारण है बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयन। तो आयंस की वजह से सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है ना। यहां तक सबको पता रहता है कि ये सब कुछ चीजें होती हैं कि आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है सॉल्यूशन, ये सबको मालूम है। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि पानी लिया मैंने और पानी में एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, आयन बना देता है, ये ध्यान रखना। तो ये बात याद रखने वाली ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, पहली चीज देखना, स्टेप वाइज देखना, इलेक्ट्रोलाइट जो हम डालते हैं वो प्रोड्यूस आयन, वो आयन प्रोड्यूस करता है। और आयन कॉज इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये बड़ा सिंपल सा मतलब बात हो गई, ये तो सीधी सी, कि आयंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। भाई उत्कर्ष शर्मा नाम से कौन है? ये हर्षिता तुम हो? ठीक है। अब देखो भाई, यहां तक सुन लिया है सबने, है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। मैंने इतना बोला है कि पानी में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पानी में आयन प्रोड्यूस कर देता है, और वो आयन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, है ना। अब एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब भी मैं शब्द बोलूं इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इन मेन कंपाउंड्स को याद रखना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपर्ट बनना है, बस आपको जब मैं इलेक्ट्रोलाइट शब्द बोलूं तो कुछ मेन मेन इलेक्ट्रोलाइट याद रखते हैं। जैसे कुछ एसिड जो ज्यादा आते हैं, जैसे HCl,
H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इन्हें पानी में डाल दो तो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अब ये तो जो है ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये तुम्हें एक चीज और समझनी है एक्स्ट्रा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं कुछ जैसे CH3COOH, H2CO3, इन्हें बड़ा ध्यान रखना वीक वालों को। स्ट्रॉन्ग वाले तो ठीक है, वीक वालों को याद रखना। वही एग्जांपल लिखे हैं मैंने जो याद रखने वाले हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ऐसे ही मैं कुछ बेस लिखता हूं। जब मैं कुछ बेस लिखूंगा तो जैसे NaOH, KOH, ठीक ठाक बेस लिखूंगा मैं। CaOH2 है या MgOH2 है या NH4OH है। तो ये जो है ऊपर वाले ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, और ये वीक वालों पर ज्यादा ध्यान रखना, ये वीक की कैटेगरी में आते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ सॉल्ट है, सॉल्ट में भी थोड़ा सा पकड़ बनाना सॉल्ट के बारे में। बच्चे बार बार क्यों एंटर कर रहे हैं? मैं सही सही आ रहा है मेरा नेटवर्क। अब कुछ स्ट्रॉन्ग के बारे में पकड़ बनाना, जैसे NaCl है, KCl है, अब NaNO3 है। ये सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वहीं कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे, एक मिनट रुको, मैं ये देख लूं कि किताब में ना क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसको ही इलेक्ट्रोलाइट याद कराऊंगा मैं। वीक में सॉल्ट कौन से इस्तेमाल किए हैं उन्होंने? वीक में सॉल्ट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं लिख देता हूं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये तो चलो हम याद कर लेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अब हम एक बार समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों है और वीक वीक क्यों है, किसी भी एक के एग्जाम्पल से। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे मैंने डाला HCl। अब तुम जब HCl को पानी में डालते हो ना, तो HCl टूटना स्टार्ट करता है, आयंस में टूटना। अब जैसे मैंने 1,00,000 यूनिट्स ली HCl की, और उस 1,00,000 में स्टार्टिंग में तो आयन थे ही नहीं। अब मान लो कि उस 1,00,000 में से, उस 1,00,000 में से 99,000 टूट गए। 1,00,000 में से 99,000 टूट गए, यानी 99,000 डिसोसिएट फॉर्म में आ गए। इसका मतलब ये है कि भारी संख्या में जितना मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो लगभग पूरे का पूरा ही, लगभग अप्रोक्सीमेट पूरे का पूरा ही टूट गया है। मगर सवाल ये यहां उठता है कि जो 1,000 यूनिट नहीं टूटी है, वो क्यों नहीं टूटी है? क्योंकि यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। टूट तो वो भी रही है, टूट तो वो भी रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन होने से क्या होता है कि
अब जो है, जब जब 1 लाख में से 99,000 आयन टूट चुके होते हैं, यानी यूनिट टूट चुकी होती है, यानी भारी संख्या में जब आयंस बन चुके होते हैं, तो आयंस बनने के बाद आपस में जुड़ते भी हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 50,000 यहाँ और 50,000 यहाँ तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। मैं आपको कई बार ये बात समझा चुका हूं। हुआ ये कि लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहा, लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहा, लंबे समय तक आयंस बनते ही रहे। तो कहीं एंड में जाकर, बहुत एंड में जाकर, जब लगभग ये ना के बराबर बचा था, तब फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहता है, लंबे समय तक फॉरवर्ड रेट फास्ट रहता है, एंड इक्विलिब्रियम देर से अटेन होता है। और जब इक्विलिब्रियम देर से अटेन होता है तो ऐसे में जो आयंस की संख्या है वो बहुत भारी हो जाती है, ज्यादा आयन बनाने लगते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कि विच प्रोड्यूस, सिंपल डेफिनेशन क्योंकि आएगी नहीं डेफिनेशन की, विच प्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ आयन। और वहीं देखिए, जब मैं ऐसा एसिड लेता हूं, जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ आयन, तो वो कम आयन बनाता है, लेसर नंबर ऑफ आयन। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं तो वो कम आयन बनाता है। अब वो कम आयन क्यों बनाता है, इसका कारण ऐसे नहीं करना है कि हमने, वो कम टूटता है, कम नहीं टूटता है, टूटते सारे ही हैं जितने मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। मगर जैसे इथेनॉइक एसिड है, अब ये जैसे ही टूटना स्टार्ट करता है ना पानी में जाके, कुछ ही मॉलिक्यूल टूट पाते हैं, आयन बन पाते हैं, और सडनली जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इसका कारण है रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस वजह से जल्दी ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो आप जैसे आपने 1 लाख लिए थे मॉलिक्यूल और ये 0 थे, अब 1 लाख में से ये मान के चलो कि 95,000 से ज्यादा तो इसी फॉर्म में बच गए, 5 ही हजार टूटे थे कि तभी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये टूटते भी हैं तो उसी स्पीड से जुड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टूट ही नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब ऐसा समय आ गया है कि जितनी तेजी से आयन बन रहे हैं उसी स्पीड से आयन वापस जुड़ भी रहेगा। एक तो ये सीधा सा तरीका है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, इसमें लंबे समय तक अटेन नहीं होता है, इसमें जल्दी अटेन होता है। तो मैं लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम अटेन फास्टर। अब बताओ कुछ पूछना है इसके बारे में, फिर मैं अगली बात पर चलूं। अभी ये बोर्ड पर है, 15 सेकंड रुकता। अब सुनिए, इनमें से मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। अब एक चीज सुनना, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे एक पर्टिकुलर, ये लिखता हूं मैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी पर्टिकुलर, किसी एक की बात चल रही है, मतलब सभी के बारे में नहीं है वो, किसी कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl उतनी ही ज्यादा, पता है इसकी जगह CH3COOH ले लो, ये वाली बात जरूर समझना है ना। कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH उतनी ही ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, यानी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या उतनी ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, जो भी जो मैं मानना हूं। कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा जितने ज्यादा वो आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप सभी इथेनॉइक एसिड अगर बराबर मात्रा में ले लें तो हर बार इथेनॉइक एसिड बराबर आयन ही बनाएगा। सुनो, कोई दोबारा लाइन सुनना। ऐसा नहीं है कि इथेनॉइक एसिड अगर आप सब बराबर मात्रा में ले ले तो सभी का इथेनॉइक एसिड बराबर आयन बनाएगा, ऐसा नहीं है। आयन की संख्या अलग अलग भी बना सकता है इथेनॉइक एसिड। कहीं हो सकता है बहुत ज्यादा आयन दे दे या कहीं बहुत कम, मगर कैसे? देखो, ये मैंने एक छोटा बर्तन लिया है, इसमें पानी भी कम है, CH3COOH, इसमें पानी कम है। अब जब मैं इसमें इथेनॉइक एसिड डालता हूं तो इथेनॉइक एसिड अंदर जाकर टूट जाता है, मगर क्योंकि बर्तन बड़ा छोटा है तो आयन जो है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में वो जल्दी जुड़ सकते हैं, आया ना? ऐसे में वो जल्दी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं समुद्र जितना पानी ले लूं, मैं समुद्र जितना पानी ले लूं और उसमें CH3COOH डालूं उतनी ही मात्रा में, तो फिर जो आयंस बनते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। हो सकता है एक ऑस्ट्रेलिया में चला जाए और एक जापान की तरफ मुड़ जाए, और ऐसे में इनका कंबाइन होना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं CH3COOH मैं को पानी में डालूं और CH3COO माइनस और H प्लस बन रहा है, ये फिगर देखना, ये समझ में आता है कि नहीं। और अगर मान लो मैंने इसे 1 लीटर पानी में डाला है और जब मैंने इसे 1 लीटर पानी में डाला तो मैंने इसके 1 लाख मॉलिक्यूल लिए थे, तो 1 लाख में से 95,000 तो बच गए बिना टूटे ही बच गए और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लेकिन अगर मैं इसी इथेनॉइक एसिड को ज्यादा पानी में डालता, जैसे 50 लीटर, तो इक्विलिब्रियम उतनी जल्दी अटेन नहीं हो पाता, क्योंकि रिवर्स में आयंस का जुड़ना मुश्किल हो जाता। और फिर ऐसे में आप यहां ये रिजल्ट देखते कि आयन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो वो उतनी जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपको ये रिजल्ट दिखता कि इस बार 50,000 ही बचे हैं अनडिसोसिएट और 50,000 क्या हो गए? डिसोसिएट। और अगर मैं इनफाइनाइट अमाउंट में पानी ले लूं, सोचना कि मैंने पानी इतना ले लिया 1 लाख लीटर, तो हो सकता है कि 10 ही मॉलिक्यूल बचे अनडिसोसिएट और बाकी सारे क्या हो चुके हों? डिसोसिएट। इस तरीके से पानी की मदद से, यानी डाइल्यूशन की मदद से डाइल्यूशन किया जा रहा है, इसका पानी ऐड किया जा रहा है। जितना ज्यादा आप पानी लेते हैं आयन से एक दूसरे से उतनी ही दूर, पानी में जगह ज्यादा हो जाती है तो आयन उतनी ही दूर भागने लगते हैं और रिवर्स में इक्विलिब्रियम अटेन होना उतना ही मुश्किल होने लगता है और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा से ज्यादा टूटने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप गौर किस बात पे करेंगे? आप गौर इस बात पे करेंगे, अगर आपको मेरी दिए हुए लेक्चर, ये भाषण ना समझ में आए तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करता है और जब वो आयन प्रोड्यूस करता है, यहां लिख दो मैं, लो 9,90,910 कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब आयन प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट उतने ही ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है जितने ज्यादा पानी में उसे डाला जाता है। 3 लाइनें में लिखूं, ये
फिर बताना, है ना, फाइनली। अच्छा, इस पे बताओ कोई सवाल। कोई सवाल है तो पूछना, और मैं यहाँ लिखता हूँ नोट दैट। ये आपके टॉपिक को बिल्कुल क्लियर, ये है बड़ा, देखो ये टॉपिक नहीं है, पहली बात ये सब वो कहीं नहीं कह रहे हैं ऐसा समझाओ, लेकिन मेरे को पता है कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप ये समझे, आप ये समझे कि इलेक्ट्रोलाइट, ये बड़ी सी बहुत सिंपल बातें लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस करता है, बस ये दिमाग में घुसी रहनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस करता है, पहली लाइन। दूसरी, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तीसरी चीज, ज्यादा आयन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चौथी चीज, उतने ही ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट लेंगे, या आप पानी लेंगे, क्यों कठिन बना रहे हो, आप वाटर लेंगे। कोई सवाल? 15 सेकंड, चारों लाइनें पढ़नी है आपको राइट साइड में। सर हम्म। सर आपने कहा कि जैसे अगर हम इन्फिनाइट सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें सर रिवर्सिबल रेट होगा। हाँ, अगर तुम समुद्र जितना पानी ले लोगी तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर रिवर्स में एक आधा आयन कहीं जुड़ जाए, जैसे मान लो दोनों ही जापान की तरफ निकल पड़े, इथेनॉइक एसिड, भाई कुछ भी हो सकता है, मान तो कि दो आयन एक दूसरे से वापस कहीं पर मिल जाए तो समुद्र के बीच में एक ही रास्ते पर निकल पड़े, तो वो जुड़ भी सकते हैं, एक आधा तो फिर भी जुड़ ही जाएगा, लेकिन फिर उस केस में ये कहा जाएगा कि भाई सारे ही आयन टूट गए। ओके सर। तो एक तो ये टूटने वाली बात, पानी डालने पर उतना ही ज्यादा टूटना। एक फाइनल लाइन बोलता हूं मैं, देखो जब ज्यादा पानी डाला जाता है तो जो आयन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये जो आयन प्रोड्यूस हुए, ये आपस में जुड़ेंगे तभी तो वापस इथेनॉइक एसिड बनेगा। लेकिन अगर आयन एक दूसरे से ज्यादा पानी में एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, और फिर ऐसे में आयन उतनी जल्दी आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, और अगर रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आयन जुड़ नहीं पा रहे हैं दूर हो जाने से, तो रिवर्स रिएक्शन की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो लंबे समय तक फॉरवर्ड ही फास्ट रहता है। अब कभी बहुत दिनों बाद जाकर जब बहुत ज्यादा आयंस हो जाएंगे तो फिर वो उस रेट से जुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जाके कहीं लेट इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते हैं, आयंस एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, और आयंस के लिए जुड़ना मुश्किल हो जाता है, और जितना मुश्किल आयंस के लिए जुड़ना होगा, उतने ही ज्यादा से ज्यादा आयंस वाटर में बने रहते हैं। ये है जी आपकी एक सिंपल सी बेसिक तैयारी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, कि ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा ये आपको में आइडिया सा हो गया है कि आयंस कैसे टूटते हैं। इक्विलिब्रियम वाली बात पर जरा गौर रखना कि इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होता है। चलिए अब सुनना आगे की बात, स्क्रीनशॉट लो। अब भाई देखो, कोई भी क्लास में रखो और उसमें मान लो कि उसके ऊपर ही कोई क्लास रख दे, तो फिर वो आप सोचिए कि आपको क्या, कौन सी क्लास लेनी है कौन सी नहीं। बाकी तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं कभी किसी के ऊपर क्लास रख दूं तो मेरी क्लास में मत आना,
अगर मेरी गिलास के ऊपर कोई गिलास रख दे तो भाई उसमें मत जाना। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले गिलास रख दे भाई वही गिलास माना करो। अब के मैं अपना टाइम चेंज करूं, कैसे करूं भाई, क्लास है मेरी इसके बाद ऑफलाइन। अब सुनो, अच्छा एक ओम्स लॉ होता है, ये बच्चों वाला टॉपिक है लेकिन तुम्हें मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा बनेगा, या जितना ज्यादा करंट है मतलब वोल्टेज भी उतनी ही ज्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर या करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ऐसे करके एक डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। ये सब जानते हैं कि V इज डायरेक्टली या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम I की जगह I के साथ एक चीज लिखते हैं R, और R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब आप देखना कि मैं क्या क्या बातें बोलता हूं। अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसको किसी वायर से समझते हैं। मान लो कि ये कई वायर है, एक वायर कॉपर का है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वायर किसका है, फिर भी बात समझ में आएगी। एक वायर सपोज सिल्वर का है और एक वायर गोल्ड का है। ऐसे कई वायर हैं लाइन में, आप मैंने 3 लिखे हैं, आप 300 इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे बहुत सारे वायर हैं। अब मैं ये कहता हूं इस वायर का रेजिस्टेंस क्या चीज है, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है कि रेजिस्टेंस, वैसे सच में डेफिनेशन ऐसी होती है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इन ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि रेजिस्टेंस में मेजरमेंट है, मापना, रेजिस्टेंस में ये नापा जाता है या ये मापा जाता है कि कौन सी चीज करंट को ज्यादा रोक रही है। सुनो मेरी लाइन दोबारा, रेजिस्टेंस में ये मापा जाता है कि कौन सी चीज करंट को ज्यादा रोक रही है, कौन सी चीज करंट को ज्यादा रोक रही है। अब देखिए, जब मैं ये कहता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कॉपर, निक्रोम से, निक्रोम ले लेता हूं मैं इसमें से, मैं निक्रोम से कहता हूं कि भाई तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं निक्रोम से ये कह रहा हूं कि तुम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से ज्यादा रोकते हो, यानी तुम अच्छे नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, यही तो कह रहा हूं मैं इससे। तो मैं फिर से बोलता हूं निक्रोम से, मैं निक्रोम से कहता हूं कि निक्रोम तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो निक्रोम क्या समझेगा, निक्रोम ने ये सुना है कि मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में जो रुकावट है वो ज्यादा है, जो बाधाएं हैं, या इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर से अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाती है। तो ऐसे तो मैं सिल्वर के बारे में भी कुछ बोल सकता हूं, जैसे सिल्वर तुम्हारी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज्यादा नहीं रोका जाता है। मैं गोल्ड से कहता हूं कि भाई तुम्हारे अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बहुत कम है, यानी तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब मैं गोल्ड से ये कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो बाधाएं हैं वो बहुत कम है। लेकिन ये तीनों मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो कि हमारे अंदर कम है हमारे अंदर ज्यादा है, ये कह रहे हैं एक वैल्यू बताओ, कोई एक वैल्यू बताओ जिससे हम आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सके कि कौन करंट ज्यादा फ्लो कर सकता है, कौन करंट कम, यानी करंट ज्यादा कम का सवाल नहीं है, कौन करंट को ज्यादा रोक सकता है और कौन करंट को कम रोकता है। अब जैसे मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई निखिल तुम लंबे हो, भाई मुदिता तुम छोटी हो, भाई तनिष्का तुम लंबी हो, भाई अलीजा तुम कम छोटी हो, तो बच्चे ये नहीं कहेंगे कम छोटा ज्यादा छोटा क्या कर रहे हो सर, एक वैल्यू बताओ। तो ऐसे ही हम इन तीनों को अगर एक वैल्यू असाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं,
देखो V इक्वल टू आई आर होता है और R जो होता है वो V बाय आई होता है। अब देखना, मैंने तीनों को सेम वोल्टेज दी, मैंने इसको 220 वोल्टेज दी और 220 वोल्टेज में निक्रोम ने 1 एम्पियर करंट बनाया। इमेजिनेशन है ये, बात को ठीक समझाएगा। 1 एम्पियर करंट बनाया, यानी इतनी वोल्टेज देने के बावजूद भी 1 एम्पियर करंट बनाया। वही मैंने सिल्वर को 220 वोल्टेज दी और सिल्वर ने 5 एम्पियर करंट बनाया। वही मैंने गोल्ड को 220 एम्पियर वोल्टेज 220 वोल्ट वोल्टेज दी और इसने 10 एम्पियर करंट बनाया। वोल्टेज पता है क्या होती है? एनर्जी होती है जूल में। इतनी एनर्जी दी, 1 एम्पियर करंट ही बना पाया, इतनी एनर्जी से 5 एम्पियर, इतनी एनर्जी से 10 ही एम्पियर बना पाया। अब आप इस वैल्यूज को देख के ही समझ जाएंगे कि कौन करंट को ज्यादा रोक रहा है। ये उतनी ही वोल्टेज में कम करंट बना रहा है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दूं तो एक वैल्यू आती है 220 वोल्ट देने के बावजूद 1 एम्पियर करंट। 220 वोल्ट देने के बावजूद, डिवाइड तो करो, इसमें मदद से करो डिवाइड करने में। 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20। हाँ, अब मैंने इसे डिवाइड किया तो 5 से करा, यहाँ 1 बचा। 44 वोल्ट देने से ही 1 एम्पियर करंट। इसे 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए इतनी वोल्टेज देनी पड़ रही है और इसे 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए सिर्फ 44 वोल्ट देना पड़ रहा है और इसे 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए शायद 22 वोल्ट ही देना पड़ रहा है। तो कौन करंट को ज्यादा अच्छे से फ्लो करा रहा है? गोल्ड 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए सिर्फ 22 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं वोल्ट पर एम्पियर लिखने में थक जाता हूं तो इसलिए मैं ओम लिख देता हूं। अब ओम का मतलब क्या हुआ कि इतनी वोल्टेज से 1 एम्पियर करंट, इतनी वोल्टेज से 1 एम्पियर करंट, इतनी वोल्टेज से 1 एम्पियर करंट। तो ये मैंने इन्हें जस्ट क्या किया है, मैंने इनको कुछ वैल्यू दे दी है जिन वैल्यूज के इस्तेमाल से ये लोग आपस में बात कर लेते हैं या आपस में ये कह देते हैं एक दूसरे से कि तू करंट को ज्यादा रोकता है, मैं करंट को कम रोकता हूं। एक दूसरे पर हंसते हैं, जैसे सब निक्रोम पर हंसते हैं, ऐ तू करंट को तो रोक लेता है, तेरे कुछ बस की नहीं है, तेरे अंदर से तो फ्लो कर नहीं पाता। गोल्ड की वैल्यू देख के लोग कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर तो बस 22 वोल्ट से ही 1 एम्पियर करंट बन जाता है। तो ये जो वैल्यूज है आप देख रहे हैं ये कैसे आई है। ये वैल्यू, आप वैल्यूज को देख के पता है क्या समझ लेते हैं कि ये वैल्यू भगवान बता रहा है। ये वैल्यूज ऐसे निकाल ली जाती हैं, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर करते रहो, सबका अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी, उन्हें कंपेयर कर लो। अब ये वैल्यू यही तो बता रही है कि ये करंट को अच्छे से फ्लो नहीं करवा रहा है, ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ रही है, कम वोल्टेज में ही करंट फ्लो करवा रहा है 1 एम्पियर। तो ये अब भाई ये कम वोल्टेज से ही करंट फ्लो करवा देता है तो लोग यही तो कहेंगे कि ये करंट को आसानी से फ्लो करवाता है, ये मुश्किल से। और ये तरीके से मैं ये कह सकता हूं ना कि ये करंट को ज्यादा मुश्किल से फ्लो करने देता है, ये कम मुश्किल से फ्लो करने देता है। यानी रेजिस्टेंस ये बताता है कि करंट को फ्लो होने में कहाँ मुश्किल ज्यादा है और कहाँ मुश्किल कम है। अगर अब भी आपके बात समझ में नहीं आई तो यकीन मानो फिर नहीं आएगी समझ में। अब सुनो, अब एक बार इन्होंने ये कहा, देखो मैंने ये कहा गोल्ड, गोल्ड कह रहा है ये अंकल जी मेरे से कह रहा है, गोल्ड कह रहा है अंकल जी ये वैल्यू मेरी जो है ये क्या काम करती है। तो मैंने गोल्ड से ये कहा कि ये वैल्यू ये बताती है कि तुम्हारे अंदर करंट फ्लो होना कितना मुश्किल है। भाई कितना मुश्किल है ये बताती है या कितना आसान है ये बताती है? ये बताती है कि कितना मुश्किल है। रेजिस्टेंस है ना ये, तो मुश्किल है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मैंने गोल्ड से कहा ये वैल्यू ये बताती है कि तुम्हारे अंदर करंट फ्लो होना कितना मुश्किल है। तो गोल्ड कह रहा है ये मुश्किल मुश्किल क्या होता है, ये बताओ आसान कितना है, आसान के हिसाब से करो कंपेयर। तो मैंने कहा अच्छा आसान करना है, आसान के हिसाब से कंपेयर करना है। तो एक काम करना, मैं मुश्किल वर्ड की जगह, जैसे करंट फ्लो होना ज्यादा मुश्किल है, करंट फ्लो होना कम मुश्किल है, मुश्किल की जगह इजी ले लेता हूं वर्ड। अच्छा इजी लेने का क्या तरीका है?
अगर मैं इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूं 1/220, 1/44, 1/22, बताना सॉल्व करके क्या आएगा? है तुम्हारे पास कैलकुलेटर? पहले का बताओ 1/220 का। निकाल के करना कैलकुलेटर से डिवाइड। क्या आया 1/220 का? सर 0.00245। दूसरे का बताओ फटाफट। सर 0.022। हाँ ये हाफ होता रहेगा शायद। आप बताओ। ये 12 पॉइंट, ये शायद आएगा 11 पॉइंट कुछ। चलो तुम ही बताओ अपने आप सॉल्व करके। सर 0.045। 0.045। हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां से एक चीज सीखो। जब मैंने इस वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दिया तो गोल्ड की वैल्यू जो पहले लो हुआ करती थी और निक्रोम की जो हाई हुआ करती थी, जिसकी वैल्यू हाई थी रेसिप्रोकल करने पर उसकी वैल्यू लो हो गई, और जिसकी वैल्यू लो थी रेसिप्रोकल करने पर उसकी वैल्यू हाई हो गई। कंपेयर करो ना इन तीनों में। अब पहले इन तीनों में वो हाई था, अब इन तीनों में ये हाई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम ये कहेंगे कि गोल्ड का रेजिस्टेंस हाई है। नहीं। अब देखो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस वैल्यू का। ये जो वैल्यू थी ये बताती थी, अरे डेफिनेशन को छोड़ो भाड़ में, ये तो दिक्कत है। तुम मुझे ये देखो कि मैं कैसे बोलता हूं। पहले ये वैल्यूज ये बताती थी कि करंट फ्लो होना यहां ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल वर्ड पे ऑब्स्ट्रक्शन को मैं मुश्किल बोल रहा हूं। अब ये वैल्यूज ये बताती हैं कि करंट फ्लो होना कहां आसान है और कहां ज्यादा आसान है, कहां कम आसान। देखो करंट फ्लो होना ज्यादा मुश्किल है और नीचे वाली, ओ सॉरी, करंट फ्लो होना, दोबारा है, करंट फ्लो होना कम मुश्किल है। वैल्यू कुछ छोटी है ना, सबसे छोटी है, मुश्किल वाली वैल्यू सबसे छोटी है। तो करंट फ्लो होना कम मुश्किल है तो ज्यादा आसान है। तो ये जो वैल्यू है इन्हें कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बताती है कि करंट फ्लो होना, कंडक्टेंस की डेफिनेशन है इज इन। कंडक्टेंस अगर आप किसी की निकालते हैं तो उन वैल्यूज का मतलब ये होता है इज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में कितनी आसानी है, ये लिखा है। यहां कम आसानी है, यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में ज्यादा आसानी है। तो आप देखिए कि बस वैल्यूज को घुमा के वर्ड बदल देते हैं। जब हम रेजिस्टेंस पे रहते थे तो हमारी वैल्यू रेजिस्टेंस की इस तरीके से लगी होती थी कि जहां पर करंट फ्लो होना मुश्किल होता था उसकी वैल्यू हाई आती थी, ज्यादा मुश्किल होता था तो ज्यादा आती थी वैल्यू। करंट फ्लो होना कम मुश्किल होता था तो कम आती थी। तो ये जो वैल्यूज थी ये बताती थी कि कितनी डिफिकल्टी है करंट फ्लो होने में, और ये बताती है कितना इजी है करंट फ्लो होना। इसी को रिवर्स कर दो तो वो वैल्यूज जिसकी हाई थी इसकी लो हो जाती है। तो हाई में हम बोलते थे कि हाई ऑब्स्ट्रक्शन है, और लो में हम बोलते हैं लो ईज है। ज्यादा मुश्किल का मतलब कम आसान है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये वैल्यू कंडक्टेंस है। अगर आप रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं, और अगर आप 1/r कर देंगे तो 1/r जो है आपका वो ये बताने लगेगा कि करंट फ्लो होना कहाँ इजी है और कहाँ कम इजी है। बताओ ये बात आई समझ में? ये तो बताओ, कम से कम एक बात तो बताओ।
ये आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है। अब आप इसको ढंग से याद रखना, स्क्रीनशॉट लो। एक बार मन में ऐसे बोल लो, रेजिस्टेंस बताएगा ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टेंस बताएगी ईज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कंडक्टेंस जो होता है वो मैथमेटिकली 1/r होता है। ये मैथमेटिकली ही होता है सब कुछ, G इक्वल टू 1/r, यानी कि रिवर्स। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को रिवर्स अगर कर दोगे तो मेजरमेंट इन ऑब्स्ट्रक्शन, अब रिवर्स कर दोगे तो मेजरमेंट इन ईज, मेजरमेंट इन ऑब्स्ट्रक्शन, रिवर्स का मतलब मेजरमेंट ऑफ ईज। अब इसे हिंदी में बोलूं तो रेजिस्टेंस होता है कि करंट फ्लो होने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको रिवर्स कर दो तो करंट फ्लो होने में कितनी आसानी है, ऐसे बन जाती है वो वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फाइनल बार बोल रहा हूं फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखिए, अब एक सवाल होता है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज है। देखो ये तो बहुत ही आसान होता है। एक ये वायर है, खैर मेरे ये टॉपिक नहीं है, मेरे ये होते तो पता नहीं कितने भाषण देता मैं इसमें। ये वायर है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। मीटर क्यों नहीं लिए है? देखो नॉर्मली मीटर अगर लोगे तो तुमको ये भी मीटर लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर किस वायर का होता है? इतना बड़ा कौन सा, इतना मोटा कौन सा तार होता है? इसलिए सेंटीमीटर चल जाता है, इससे भी कम ही वैसे सही रहता है, लेकिन सेंटीमीटर ठीक है। अब एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक सॉल्यूशन है। हम तार वायर पे थोड़ी काम कर रहे हैं, हम फिजिक्स में नहीं है, तो हम केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है पूरा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो या आप इसको ऐसे ले लीजिए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कुल मिलाकर जो वॉल्यूम है एरिया की हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेम यहाँ जो टोटल वॉल्यूम है एरिया और लेंथ की मल्टीप्लाई करके 1 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैं अगर इस वायर को लूं और इस वायर का रेजिस्टेंस निकालूं, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। मैं पता करूंगा इससे कितनी वोल्टेज दी है और इसने कितना करंट बनाया, और वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दूंगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टर का निकाल रहे हैं, दोनों ही कंडक्टर हैं, अगर आप रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टर का निकाल रहे हैं जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है या लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी लिख देते हैं। क्या फायदा होता है इससे? मान लो कि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलूं तो इससे ये फायदा होता है कि बच्चे को बस इतना पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस निकालते समय जो कंडक्टर लिया गया था उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर थी और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और अगर आप रेजिस्टेंस का उल्टा करते हैं रेसिप्रोकल तो वो कंडक्टेंस बन जाता है, और वहीं अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करते हैं जिसका साइन है रो, अगर आप रेजिस्टिविटी का उल्टा करते हैं 1/ρ तो वो कंडक्टिविटी बन जाती है। कंडक्टिविटी
अब देखो रजिस्ट, अब चारों वर्ड्स में हिसाब लगा लो। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये नहीं बताया जाता है रेजिस्टेंस में कि वायर कंडक्टर का साइज क्या है। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ही, मगर उस समय आपके कंडक्टर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है मेजरमेंट इन ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टेंस का मतलब है कि ये कंडक्टेंस जो है वो मेजरमेंट है, यानी कि माप है किस चीज की, कि करंट में फ्लो होना कितना आसान है। और कंडक्टिविटी शब्द का मतलब है कि हम वही निकाल रहे हैं, मेजरमेंट इन ईज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर में ये पता कर रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो होना कितना आसान है, तो फिर वो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बोली जा सकती है। हालांकि वो जो वैल्यू आएगी वो भी कंडक्टेंस ही है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, इसलिए उसको आप स्पेशल नाम दे सकते हैं कंडक्टिविटी। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, रेजिस्टिविटी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है, मगर उस समय जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कंडक्टेंस होता है मेजरमेंट इन ईज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कंडक्टिविटी भी यही होती है, मेजरमेंट इन ईज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मगर कंडक्टिविटी में जो ईज मेजर की जाती है वो उस सॉल्यूशन की मेजर की जाती है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बताओ ये चारों डेफिनेशंस में आपको क्लियर है बात की नहीं? जल्दी जल्दी, रिकॉर्डिंग चल रही है, या कोई सवाल है तो पूछो डायरेक्ट। क्या सवाल है? हम्म, 15 सेकंड के लिए रुकता हूं मैं। कोई सवाल है पूछो, बाद में मत करना ऐसा वैसा, सर जी ऐसा कैसा, रट के रखना इसे सबको। अब देखो, कुल मिलाकर तुमने ये पढ़ा, स्क्रीनशॉट, तो कुल मिलाकर आप लोगों ने ये पढ़ा 4 चीजें। आपका थोड़ा सा दिमाग हल्का करने के लिए बता दूं कि आपने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा G = 1/R कर दो तो कंडक्टेंस निकल जाता है, आपने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होता है, और 1/रेजिस्टिविटी कर दो तो कंडक्टिविटी निकल जाती है। किसी ने समझा हुआ भी ना हो ना तो भी हो जाता है, तो भी इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो है आपका, ये बताता है करंट फ्लो होना कितना मुश्किल है, ये बताता है करंट फ्लो होना कितना आसान है, ये बताता है करंट फ्लो होना कितना मुश्किल है 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर में, ये बताता है करंट फ्लो होना कितना आसान है 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टर में। Rg = 1/R, रो K = 1/ρ, K मतलब कंडक्टिविटी। तो अगर आपको इनके साइन में कोई दिक्कत है तो इनको याद करो ना, R मतलब रेजिस्टेंस अभी याद करो, G मतलब कंडक्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, G मतलब कंडक्टेंस, रो मतलब रेजिस्टिविटी, और ये मतलब कंडक्टिविटी। अब यहां देखिए एक वर्ड आएगा, मोलर कंडक्टेंस, डेंजरस। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी सेम वर्ड है, सेम है ये, ध्यान रखना ये वर्ड मोलर कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी नहीं है भाई, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग वर्ड है, मगर जब मोलर आगे लग जाए
तो दोनों वर्ड सेम है फिर, मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी दोनों सेम वर्ड है। साइन है इनका डेल्टा एम। अच्छा, मोलर शब्द का क्या मतलब होता है, इस पर विचार करते हैं, सोचते हैं मोलर वर्ड का क्या मतलब होता है। मैंने तो सुना है, मैंने जब भी आपसे डिस्कस किया है तो मैंने मोलर वर्ड को बारे में हमेशा ये कहा है, एक मोल, मोलर शब्द का मतलब होता है एक मोल, एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल, और एक मोल एक संख्या होती है। तो मोलर शब्द सुन के मॉलिक्यूल एटम आपके दिमाग में आ जाते हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन मोलर शब्द का मतलब जस्ट एक मोल होता है। अब इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आप अपने मन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहते हैं, जैसे KCl, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, अब मन में एक इलेक्ट्रोलाइट भर लो KCl, जो आयन बनाएगा, ये लाइन जरूर बोलनी है आपको, जो आयन बनाएगा, आधा अधूरा नहीं बोलना है, इस लाइन को जरूर बोलना है। ऐसे नहीं कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, ऐसे नहीं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन बनाएगा, उन आयन की कंडक्टेंस, उन आयन की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस होती है। 10 बार पढ़ेंगे हम डेफिनेशन को, क्या कहते हो? और ऐसे नहीं कि समझ, मन में समझते रहना है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन बनाएगा, पानी लीजिए मन में 1 लीटर, कितनी, तो इमेजिनेशन भी तुम्हारी इतनी तगड़ी होगी, इतने दिन से इमेजिन ही कर रहे हो। अब ये लीजिए कि एक पानी है 1 लीटर आपके हाथ में, और 1 लीटर पानी में 1 मोल KCl डाला गया। आप ये भी जानते हैं 1 मोल KCl कैसे डालना है, 39 और 35.5, 74.5 ग्राम डाल दो। ये आपका बैड लक है, अगर आपको ये सवाल, ये बात मेरी 74.5 ग्राम डाल दीजिए, ये समझ नहीं आई तो आप विचार कीजिए अपने ऊपर कि ये बहुत ही बेसिक चीज है कि 1 मोल कैसे डाला जाए। अगर आपको ये नहीं मालूम पड़ा कि 1 मोल आज तक ही कैसे डाला जाए, तो आपको सोचना चाहिए अपनी पढ़ाई के बारे में। 74.5 ग्राम KCl अगर आप डाल देंगे, और वो 74.5 ग्राम KCl कितने पानी में डाला जाए? देखिए, ये कोई कुछ नहीं है कि कितने पानी में डाला जाए, आप कितने भी पानी में डालिए। कोई ज्यादा पानी में डालेगा तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा आएगी, कोई कम पानी में डालेगा तो उसकी मोलर कंडक्टेंस कम आएगी, वैल्यू आएगी। मतलब 1 मोल KCl जो वैल्यू देगा मोलर कंडक्टेंस की, वो फिक्स नहीं है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन बनाएगा, पहली बात तो वो आयन ही फिक्स नहीं है, वो आयन पानी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, ये मैंने आपको सिखाया ना पहले। और जब वो आयन फिक्स नहीं है, तो आयन फिक्स नहीं है, आयन बढ़ते घटते रहेंगे, कभी ज्यादा आयन देगा ये, कभी कम पानी में कम आयन देगा, ज्यादा पानी में ज्यादा टूटेगा। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन बनाएगा, उन आयन की कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस होती है। तो ऐसा नहीं है कि मोलर कंडक्टेंस कोई फिक्स चीज है। अब 5 बार बोलते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन बनाएगा, 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 उन आयंस की कंडक्टेंस। चलो ठीक है, इसे फिगर में उतारते हैं। ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसा मैं बोलूं ऐसा देखना। इसमें इलेक्ट्रोड है करंट पास करने के लिए। अब इन इलेक्ट्रोड का एरिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं करंट यहीं तो फ्लो करेगा इनके बीच, तो ये करंट का ही एरिया हो गया। जिस एरिया में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही तो फ्लो करेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर। और ये जो जगह है, ये गैप, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो गैप है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स यहां तक आता है, ऐसे बिल्कुल बंद आती है यहां तक। ये तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहे हो तुम। इस पूरे का ही एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 सेंटीमीटर। इसी में जो करंट फ्लो होगा
इसी के अंदर जो सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूशन भर दूंगा तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहलाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहलाएगा। अब मैं इसमें करंट पास करता हूं, सुनना, मैं इसमें करंट पास करता हूं और करंट पास करने से पहले मैंने इसमें 1 मोल केसीएल डाला है। देखते रहना बात ध्यान से, दो चीजों पे ध्यान दो, 1 मोल केसीएल 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं अगर इसका रेजिस्टेंस निकाल लूं, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, कि मैंने इसको कितना वोल्टेज दिया वो तो वोल्ट मीटर बता देगा, करंट कितना दिया वो एमीटर बता देगा। और अगर मैं वोल्टेज बाय करंट कर दूं तो मैं इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है? क्योंकि आप रेजिस्टेंस जिसका निकाल रहे हैं वो एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया है वो एक्चुअली में रेजिस्टिविटी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये शायद कुछ याद आ जाए यहाँ पे, तो ये रेजिस्टिविटी है एक्चुअली में, तो ये यही रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बन जाएगा। और अब देखिए कि इसी रेजिस्टिविटी को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कंडक्टिविटी निकल जाएगी इस सॉल्यूशन की। आया ना? ये बता दो चलो एक बार, आया ना? ऐसा समझ में आया कि नहीं कि कंडक्टिविटी निकल गई इस सॉल्यूशन की? ठीक है, इतने हाँ काफी है। अब जिसको बोलना है हाँ, वो मेरे माइक कान में ही घुसा रखा है ना, तो इससे मेरे को कम सुनाई देता है, इसलिए नहीं घुसा रखा है। मैंने कहा कुछ बोलेगा कोई तो सुन लो। अब सुनो, तो ये कंडक्टिविटी निकल गई। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, यहाँ इस कंडक्टिविटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी वैल्यू को जो मैंने निकाली है। अच्छा, कंडक्टिविटी में मैंने क्या मेजर किया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस निकाली है मैंने। अच्छा ये बताओ, तो कहने का मतलब मैंने निकाली तो कंडक्टेंस ही है ना। अच्छा ये बताओ कि क्या इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो सारे आयन थे जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता? ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लंबा वर्ड हो रहा है ये, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस करता, ऐसे ही लिख ले, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे कर लेते हैं, है ना, एक ही बात होगी वो। मतलब जहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो आयन प्रोड्यूस करे हैं वो भी वही होंगे। अच्छा, क्या इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, क्या इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है? आपका आंसर होना चाहिए हाँ। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो सारे आयन्स हैं जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किए हैं। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी जो आपने ये कंडक्टेंस निकाली है, इस कंडक्टेंस का वॉल्यूम भी होगा और इस कंडक्टेंस में आयंस मौजूद होंगे, और वो जो आयंस हैं वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं। तो इसका मतलब फिलहाल आपकी जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टेंस है। इस पे कोई सवाल? ये बात को बिल्कुल पकड़ लो, ये पहला स्टेप है। अगला देखना मैं क्या करता हूं, इसी में चेंज करूंगा। यानी फिलहाल तो आपकी जो कंडक्टिविटी ही है वही मोलर कंडक्टेंस है। फिलहाल आपकी कंडक्टिविटी ही मोलर कंडक्टेंस है। आपकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस क्यों है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। ये कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस क्यों है? क्योंकि इस कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब है इससे भी फर्क पड़ता है? नहीं, डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। डेफिनेशन में तो जस्ट इतना लिखा है कि आप जो भी कंडक्टेंस निकालें, फिलहाल मैंने ये वाली कंडक्टेंस निकाली है, मैंने फिलहाल 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस निकाली है, और बाई चांस मैंने ये देखा कि मेरे 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। डेफिनेशन में लिखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए,
जितने भी सॉल्यूशन की आपने कंडक्टेंस निकाली हो, उस पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नेसेसरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की ही कंडक्टेंस निकालें। फिलहाल तो मैं इसे कंडक्टिविटी लिख सकता हूं, क्योंकि फिलहाल जो ऊपर सिचुएशन थी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की ही कंडक्टेंस थी, तो यहाँ मैं शब्द भी लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल है, इसीलिए ये कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस बन गई। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो। अब बहुत ही ध्यान से, है ना, अब आपको पीछे की कोई भी बात समझने के लिए रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। अब मैंने ये पूछ के आपसे मिटा दिया है, अब सुनो। अच्छा, अगर इसी इंस्ट्रूमेंट में मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने मोलर कंडक्टेंस निकाल ली थी, और वो मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बराबर थी, तो क्या हम वो वैल्यू लिखी रहने देंगे यहाँ? जी बिल्कुल, उसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। मोलर कंडक्टेंस मैंने निकाल ली थी और मेरी मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बराबर आ रही थी। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आपकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस के बराबर आ रही है। लेकिन एक बंदे ने क्या किया कि जो वॉल्यूम था अंदर का वो 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट उसने 1 मोल ही रहने दिया, लेकिन वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया, कंडक्टिविटी सेल बड़ी ले ली होगी ये, और केसीएल ही है, तो ये मैंने कंडक्टिविटी तो केसीएल की लिखी रखी है। तो किसी और का एग्जांपल लेते तो उसकी कंडक्टिविटी से करते। तो फिलहाल मैंने थोड़ा इसे उधर जगह खत्म हो जाती है, इधर करो। मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस है डेल्टा एम और कंडक्टिविटी है के। के होता है ना कंडक्टिविटी, पूरा मत मान जाना। अच्छा सुनो, अच्छा अब बताओ एक चीज, क्या यहां पर भी आपको लग रहा है कि मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर है? अगर लग रहा है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, उसमें ये मोलर कंडक्टेंस उतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, उतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है जितने सॉल्यूशन में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। अब मैंने वो शब्द थोड़ा खा लिया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन हो। चलो अब ये भी क्या फर्क पड़ता है, कभी तुम चीज से कहो ये तो गलत, हमारे सर जी तो ऐसा कर रहे हैं, देखना हमारे सर जी ने क्या लिख दिया। अरे मेरी तो डेफिनेशन लिखने के तरीके ही अलग होते हैं, मैं तो लिखता ही हिंदी में हूँ, मैं तो मतलब लिखता हूँ डेफिनेशन का। उतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, जो डेल्टा एम है, एक्चुअली में जिस डेल्टा एम पर आप नजर गड़ाए हुए हैं वो डेल्टा एम उतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जितने सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। और आप जिसे के बराबर बता रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है। तो आप हाँ या ना में एक चीज बताएंगे कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टेंस बोले दे रहे हैं। क्या इस 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस में, ऊपर देखना उस फिगर को, क्या इस 1 सेंटीमीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो आयन प्रोड्यूस किए थे वो सारे शामिल हैं? ये बताओ, क्या इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा? यजत, ये सही है।
भाई आंसर बताओ इसका, ये जरूरी बात है, यहां से ये की कंसेप्ट है। नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है एक मोल वो 200 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब ये वॉल्यूम 200 है और आप तो सिर्फ यही कहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस निकाले बैठे हैं, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में सारे मोल्स नहीं है, सारे मोल्स तो पूरे सॉल्यूशन में, और वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आपको इस कंडक्टिविटी को ही मोलर कंडक्टेंस में बदलना है, आपने जिद कर लिया कि मैं इसी में ही चेंज करके इसे कंडक्टेंस बनाऊंगा, तो फिलहाल तो ये इक्वल नहीं है, पिछले फिगर में थे, लेकिन आप इसमें 200 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब में की कंडक्टेंस कि 200 से गुणा कर दो, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस, और 200 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है ये, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में तो है ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है ये अब है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको कंडक्टिविटी की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। लेकिन एक चीज देखिए, मैंने यहाँ एक चीज नोटिस की कि एक फॉर्मूला बन चुका है अब, कि अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो कभी भी इन फ्यूचर केसीएल की, फिलहाल आज तो हम केसीएल पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी और पे काम कर रहे होते तो उसकी निकालते, इन फ्यूचर कभी भी मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालनी हो तो 200 क्या है, ये वो वॉल्यूम है। 200 क्यों लिया गया, क्योंकि ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब सोचिए, कंडक्टिविटी की उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, तो मोलर कंडक्टेंस निकल जाती है। कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनो मेरी बात, सो मत या लेटो मत, ध्यान से सुनो। अगर कंडक्टिविटी में उस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दी जाए जिस वॉल्यूम में 1 मोल, कंडक्टिविटी की उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी जाए जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, पूरे 200 सेंटीमीटर क्यूब में था 1 मोल, तो ये फिर मोलर कंडक्टेंस बन जाएगी। अब एक तीसरा फिगर, अब तुमको ये बताना है, और ये मैक्सिमम बच्चे बताएंगे जितने ज्यादा बता सकते हैं। अब की बार मेरे पास जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस 500 सेंटीमीटर क्यूब में 4 मोल है इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल नहीं है, 4 मोल है, और ये तो मैंने निकाली रखी थी कंडक्टिविटी शुरू में ही, तो डेल्टा एम यहां के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि के में 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस आती है, और मुझे तो नहीं लगता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इन्हें बराबर करने के लिए मैं के में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं, किस वैल्यू की मल्टीप्लाई करूं, वो वैल्यू बताओ। वो वैल्यू 50 है, 100 है, 90 है? बी, जी, यजत, खुशी गलत, यजत तुम्हारा सही है भाई, बताओ जल्दी जल्दी, किस वैल्यू की मल्टीप्लाई करूं? तृप्ति गलत, तृप्ति यहाँ देखो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी होती है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये नहीं है कि आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम देखते ही, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। मुदीता ही सही है। तृप्ति अब सही है, बाकी तुम क्या धकेले ही हो गया, बिल्कुल बोल ही नहीं पाते हो कुछ।
रिया ये गलत हो गई कैलकुलेशन। तो ये जो है, अब इन्हें बराबर करने के लिए मुझे जो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, देखो कितनी बार लिखता हूं मैं इन बातों को, वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उस वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करनी है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो 4 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 4 मोल इलेक्ट्रोलाइट 500 में है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, हाँ 1 मिनट, 500/4 सेंटीमीटर क्यूब में है, ये है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 500/4 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखो ध्यान से, के मल्टीप्लाई 500/4, 500 सेंटीमीटर क्यूब 4 मोल, है ना। 500/4 से मल्टीप्लाई कर दी, देखो ध्यान से, 500/4 से, है ना, देख लिया ना, 500/4 से मल्टीप्लाई कर दी। ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने लगता ये मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, और मोल किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोल्यूट। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इस 500 को नीचे लाना चाहूं तो ये ऐसे ही तो आएगा, 4/500। यहाँ इतनी कमजोर तो नहीं है मैथ, ये बताओ, ये 4/500 ऐसे आ जाएगा ना नीचे, और ये ऊपर ले जाओगे तो ऐसे नहीं करते थे, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 500 जो है ये ऊपर आ जाएगा फिर। तो तुम्हें ऐसे लगता है ये 4/500 क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, इस पे जरा गौर करना, जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, वरना तो ये मोलैरिटी ही है, के डिवाइड बाय मोलैरिटी। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह वो ले लूं, वो क्या होता है, लीटर। तो तुम्हें नहीं लगता कि डेल्टा एम, पहले 500/4 ही लिख लेते हैं यहाँ, 500/4, 4 मोल इलेक्ट्रोलाइट 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि डेल्टा एम इक्वल्स टू के बाय मोलैरिटी होता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी। बताओ अब आया समझ, जल्दी जल्दी बता मेरे लाल, ये बात बता दे जल्दी। राइट पोर्शन देख के समझ ले। नहीं तुम वो देखना तुम, वो मैं क्या करता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ। भाई इस पे कोई सवाल तो नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलर कंडक्टिविटी। इस पे रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं बड़े तगड़े। अब सुनो,
अच्छा, बच्चों ने कहा कि भाई सर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी को डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो रहा है? देखो मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। मान लो कि तुम्हें पेपर में पहले मैं तुम्हें यूनिट समझा दूं थोड़ी सी, और बहुत जल्दी जल्दी समझा दूंगा यूनिट। देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और अगर आप रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालते हैं तो यूनिट आएगी 1/ओम। तो 1/ओम जो होता है वो होता है ऐसे, है ना? सही नहीं निकाल रहा, सही निकाल रहा हूँ। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है, तो फिर रजिस्टिविटी की यूनिट, हाँ ठीक है। अब सुनो, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो रेजिस्टिविटी की होती है और कंडक्टेंस की होती है पर ओम, और पर ओम को लिखा जाता है साइमन। साइमन, है ना? ऐसे कुछ इसकी स्पेलिंग होती है। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन। अब ये देखना, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, ये रेजिस्टिविटी है। अब आर गुणा में ए डिवाइड बाय एल इक्वल्स टू रो होता है, आर डिवाइड बाय एल। आर रेजिस्टेंस है, ए एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है सेंटीमीटर। अब यूनिट हो गई ओम सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर। अब अगर मैं रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकालता हूं तो 1/रो, तो इसका मतलब 1/ओम सेंटीमीटर, जो ऊपर जाकर हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को लिखूंगा मैं साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट है, साइमन पर सेंटीमीटर। ये आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ये आपका कंडक्टेंस की यूनिट है, और ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है, साइमन पर सेंटीमीटर। अब ये देखना, मान लीजिए कि मेरे को फर्स्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन दी है, एक एग्जांपल है कि मेरे को किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ दिया कि कंडक्टिविटी ऑफ ए solution is 50 साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट इसलिए समझाइए ताकि आप समझे कि साइमन पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है। कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर में होती है। इफ मोलैरिटी इज कितनी भी ले लो, कुछ भी, 4 मोलर, फाइंड डेल्टा एम, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी। अब मोलैरिटी से डिवाइड करना और ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना, ये झंझट खत्म कर देता हूं। चलो मैं डेल्टा एम निकालने चला और मैंने लिखा 50 साइमन पर सेंटीमीटर। देखते रहना, डिवाइड किया मैंने मोलैरिटी से, 4 कैपिटल एम। अब मोलैरिटी होती क्या है? मोल पर लीटर, है ना? लीटर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 4 मोल 1 लीटर, डेल्टा एम 50 साइमन पर सेंटीमीटर, 4 मोल, लीटर की जगह लिखो 1000 ml, और ml किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर क्यूब के, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में क्यों किया गया है? क्योंकि यहां भी एक सेंटीमीटर है, और ये इसीलिए इसको सेंटीमीटर में लिया गया है ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटे। अब ये देखना कि ये इतना पोर्शन था क्या, ये वो वॉल्यूम, ये पूरा पोर्शन जो है ये वो वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या ऐसा है? देखते हैं। 4 कैपिटल एम का मतलब होता है 4 मोल इलेक्ट्रोलाइट है 1 लीटर में।
यानी 4 मोल इलेक्ट्रोलाइट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है 1000/4 सेंटीमीटर क्यूब में। तो भाई मैंने 1000/4 उसी वॉल्यूम से तो मल्टीप्लाई की है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इतने वॉल्यूम में, उसी से तो मल्टीप्लाई की है। बस लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिख लेना। अब इसकी यूनिट निकालो, देखो, अरे यूनिट बहुत आती है इसकी, साइमन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कटेगा तो ये 2 बचेगा फिर, है ना। तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताओ, अब आई ये बातें समझ में जो भी बोली मैंने, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मोलैरिटी वाला। हाँ, अब ये जो कट लगे हुए हैं ना ये हटा दो। नहीं ठीक है, चलो ठीक है, ये कट। तो बस ये है, यहां तक आप मोलर कंडक्टिविटी अपना पक्का करके आइए, इस रिकॉर्डिंग को देख के आना। आगे चलेंगे तेजी से, स्पीड से समझाऊंगा अगली क्लास में। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।